मैं एक बार बता दूं कि जिस तरह की बयानबाजी इस चुनाव में चल रही है, उस बयानबाजी से एक बात बड़ी क्लियर है। मैं पहले राधिका जी आपसे पूछूंगी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये पूरा चुनाव, और मैं सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं कर रही, यूपी टू महाराष्ट्र की बात कर रही हूं, कि क्या एक औरंगजेब फैन क्लब है जिसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं? सभी को नमस्कार। देखिए, ये तो सबके सामने ही है कि बिल्कुल है, एक ऐसा फैन क्लब है जो ऑपोजिशन जिसकी हेड करती है उस फैन क्लब को, जो लगातार देश में बांटने काटने की राजनीति करते आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कहीं भी किसी एक धर्म या किसी एक समुदाय की राजनीति करके, जो लगातार हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम सिर्फ हिंदुओं की राजनीति करते हैं, हमने कहा कोई सभा करके या कोई हिंदुओं ने हमारे लिए कोई लेटर निकाला हो और कहा हो कि सारी वोटें इधर जाए? लेकिन लगातार फतवे इशू किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले साहब तो बाकायदा साइन करके लेटर इशू कर रहे हैं कि उलेमाओं की 17 डिमांड हम पूरी कर रहे हैं। तो ये लगातार, और ये सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, इनका ये जो अवसरवादी मुसलमानों के प्रति प्रेम है वो हर जगह दिखाई देता है। और मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से आज एक बात कह दूं, इससे किसी मुसलमान को कोई फायदा नहीं हुआ है आज तक। क्योंकि उनको बदले में क्या दिया है? मुसलमान उन्हें वोट जरूर देते हैं, पर क्या उनको घर मिला, क्या उनको पानी मिला, क्या उनको एजुकेशन मिली? नहीं। अगर आप अपने आज भी अगर माइक लेके आप ग्राउंड पे जाएंगे और आप किसी मुसलमान से पूछेंगे, वो कहेंगे हाँ, हमें नरेंद्र मोदी जी द्वारा दी हुई प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिला, हेल्थ बेनिफिट्स मिले, स्कूल कॉलेज में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि कांग्रेस पार्टी से आपको क्या मिला, तो कहेंगे जी वो मुसलमानों की बात करते। क्या बात करते? क्या बात करना काम होता है कि उनके लिए खड़े होना, उनके लिए काम करना काम होता है? महज जो बात करता है राहुल गांधी, बार बार कहते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। जब बात आती है केरल में, जहां पे 45% मुस्लिम आबादी है वायनाड की सीट पर, तो वहां पे टिकट किसको दे दी जाती है? प्रियंका दीदी को। वहां पर जिसकी जितनी आबादी है उसका हक काट दिया जाता है, छीन लिया जाता है। और हम देखते आए हैं, चाहे 1947 हो जब बांटने का काम किया, या सिखों के खिलाफ दंगे हो 1984 जहां पे काटने का काम किया माइनॉरिटी के खिलाफ, तो ये रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति चाहिए, और बस ये चाहिए कि उनके घर के बैग, उनके घर के खाते भरते रहे, दिन देश की जनता जाए भाड़ में। अच्छा, आप जो ये बात कह रही हैं, मैं एक बार देखिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और हमने देखा है, किशोर जी मैं पहले आप ही से शुरुआत कर लेती हूँ, दानिश कुरैशी साहब भी आ गए हैं, एमआईएम के प्रवक्ता हैं। मैं एक बार किशोर जी आपके साथ शुरुआत कर लेती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपनी सभा में ये बात बोली कि बाला साहेब, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे, लेकिन आज उन्हें उस नाम से संबोधित करने की हिम्मत है क्या किसी से? क्योंकि जहां हिंदू हृदय सम्राट लगेगा, आज तो उससे मुंह छुपाना पड़ेगा उद्धव गुट को। क्या ये सही है? ये देखो, चुनाव के अंदर हमने तय कर लिया है। महाराष्ट्र में जैसे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, अशोक चौहान, पंकजा मुंडे, नितिन गडकरी हो गए, बावनकुळे हो गए, हाँ, और वो बुलेट पाटिल हो गए। हमने डिसाइड किया है, यहाँ कोई हाँ ना बट रहा है ना कट रहा है, और ये थीम यहाँ चलती नहीं, सबने बोल दिया। हाँ। और ये महागठबंधन के नहीं, अब बीजेपी के ओवैसी वगैरह जो है वो भी कहने लगे हैं। अब मैं एक बात बता रहा हूँ, देखो सुचिता जी, महाराष्ट्र में 0.46% चुनाव लड़ने वाले ओवैसी, हाँ, जिनको 0.005% वोट मिलते हैं, वो भड़काऊ बात कर रहे हैं। और बीजेपी का यह नारा, एक है तो सेफ है, या कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये चलेगा नहीं, ऐसा सबने बोला है। हाँ। और राधिका खेड़ा जी को भी ये जो पंकजा मुंडे कह रही है वही बात कहनी है, लेकिन वो प्रवक्ता बनी है तो बोलना पड़ेगा। लेकिन हमने निर्णय किया है कि चुनाव के अंदर कोई भी अभद्र भाषा का उपयोग नहीं होगा, किसी को भी व्यक्तिगत आहत करने का कोई प्रश्न नहीं आता। हाँ। और ना तो हम कोई चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ, ना ही तो अब हमें हमारी पार्टी की बात करनी है। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, हाँ, यहाँ पर अवधेश जी है, हाँ, मोदी जी जब आए नंदुरबार में, मोदी जी आए महाराष्ट्र में, हाँ, अमित शाह जी आए, और हमें अपेक्षा थी कि ये कपास उगाने वाले किसान, सोयाबीन उगाने वाले किसान जो प्रचंड संकट में है,
और बेरोजगारी, महंगाई किशोर और ये जी। जो प्रोजेक्ट जा रहे हैं हाँ। उस पर वो कुछ बोलेंगे, लेकिन है ना अवधेश जी एक शब्द नहीं बोले। कटेंगे बटेंगे, पानी पिएंगे तो फिर वो करेंगे, नहीं, प्रधानमंत्री का खाएंगे नारा तो फिर अलग है, वो एक है तो करेंगे। सेफ है। क्या चल रहा है? उन्होंने तो एक है तो पानी सेफ है वाला पिएंगे नारा तो दिया। करेंगे ना। सुनिए पानी सुनिए, पिएंगे तो नहीं करेंगे। किशोर जी, मेरा दूसरा सवाल नहीं। देखिए, मेरा सवाल आपसे दूसरा था, बटेंगे तो कटेंगे पर आप आए। मैंने सवाल ये नहीं पूछा था आपसे, मैं तो बटेंगे तो कटेंगे पर बात ही नहीं कर रही थी। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आज किशोर तिवारी जी को इस बात पर गर्व होता है कि बाला साहेब ठाकरे हिंदू हृदय सम्राट कहलाते थे। ये गर्व है आपको, और क्या यही गर्व आपके साथियों को है और वो बोल सकते हैं? जवाब दे देता हूं। हाँ हाँ बोलिए। मैं जवाब दे देता हूं। बोलिए। देखो, बाला साहेब ठाकरे ये हिंदू हृदय सम्राट थे, रहेंगे। और एक बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की जनता उनके बच्चे के पीठ में खंजीर घुपच कर इन्होंने जो सत्ताच्युत किया उस भाजपा को अपनी जगह बता। तो संभाजी नगर का नाम, संभाजी नगर का नाम बदलने पर किसको तकलीफ हुई? नहीं नहीं, ये प्रधानमंत्री ने कहा है कि संभाजी नगर नाम बाला साहेब ठाकरे चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस के साथ है इसलिए ये कर नहीं सकते थे, ये कर नहीं पाए, अपने पिता की इच्छा पूरी नहीं कर पाए। मेरी एक पूरी बात सुन लो। हाँ, संभाजी नगर का नाम उद्धव जी ने निर्णय लिया था। अच्छा। और उनके ही शागिर्द एकनाथ शिंदे ने उसको फॉलो किया था। इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बीजेपी का कोई रोल नहीं है। ठीक है। रोल। तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं अवधेश जी, उसका क्या मतलब है? वो कह रहे हैं ये तो उद्धव ठाकरे ने किया। मैं एक बार, वो बचपने से झूठ बोलते हैं। वो मैं इनका जवाब दे दूं सुचित्रा जी? राधिका जी जल्दी से दीजिए, फिर मैं अवधेश जी के पास जाऊँ। आप बोलना चाह रही हैं इसलिए जल्दी से। हाँ जी जी, यहाँ पे ये तय कर रहे थे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, पंकजा जी क्या बोलना चाहती है। पहली बात, ये जो बात कर रहे हैं कि उनके बेटे को अलग कर दिया, उनके बेटे में इतनी हिम्मत तो है नहीं, रीढ़ की हड्डी उनकी सिमट चुकी है, जो आज अपने फादर को जो हमेशा से कहलाते आए हैं हिंदू सम्राट, हिंदू सम्राट, आज उनके मुंह से एक बात शब्द नहीं निकला। और यहाँ बैठ के जो उनके देखिए, बीच में मैं इनके नहीं बोली थी, मैं चाहती तो इतना चिल्लाती, इनकी आवाज तक सुनाई नहीं देती। इनको बोलिए चुप रहे ताकि मैं बात बोल सकूं। इनकी आदत हो चुकी है लोगों के बीच में चिल्लाना। अपनी उम्र का लिहाज करिए जैसे हम। अच्छा देखिए, एक सेकंड, मैं एक चीज बोलना चाह रही हूँ। एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए। किसी में रीढ़ की हड्डी नहीं है और किस कोई बचपन से झूठ बोल रहा है, दोनों ही मुझे नहीं लगता है कि बहुत अच्छी बातें हैं। दोनों ही बातें अच्छी नहीं है ना किशोर जी, राधिका जी, दोनों ही बातें अच्छी नहीं है। लेकिन राजनीति में तो हम देख रहे हैं इस तरह के हमले होते हैं, इसीलिए तो हम दोनों को बोलने देते हैं भाई। या तो फिर एक मर्यादा रखिए और सब लोग उसी तरह से बात करेंगे। राधिका जी पॉइंट रखिए जल्दी से। मैं मर्यादा बिल्कुल रखती। अगर शाइना एनसीजी के लिए जिस तरह की किशोर जी आ रही हूँ, किशोर जी आ रही हूँ, प्रवक्ता कह रहे हैं, इनके प्रवक्ता किशोर जी कह रहे हैं कि हमने ये तय किया है किसी के लिए भद्र भाषा नहीं इस्तेमाल करी जाएगी। तो अरविंद सावंत कौन है, क्या बोला उन्होंने शाइना एनसी के लिए? और कौन है कन्हैया कुमार, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के बाद? जयराम रमेश के शब्द है कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो कन्हैया कुमार है। उसी हिसाब से ये उनके लिए भी सबसे बड़े नेता हुए क्योंकि वो बड़े पार्टनर है। वो क्या बोल रहे हैं कल देवेंद्र फडणवीस जी की बीवी के लिए कि रील बनाती है। अरे वो रील बनाए जो करे, आप कौन होते हैं तय करने वाले? तो भाषा की मर्यादा पहले आप लोग रखनी सीखिए और अपने सहयोगियों को सिखाइए, फिर यहाँ पे टेलीविजन पे ज्ञान दीजिए। अभद्र भाषा नहीं बोलना, आपसे ज्ञान नहीं चाहिए हमें। और आप किस तरीके से अभद्र भाषा इस्तेमाल करते हैं रोज टेलीविजन पे, मुझे जनता को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तिहाड़ी निकाल दूंगा।